कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का भाग 2 इस प्रकार है। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांत का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। किसको मार दिया गया? सिराजुद्दौला को। और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। किसको नवाब बनाया? मीर जाफ़र को। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। कंपनी अर्थात अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। वह चाहते थे कि नवाब लोग उनके इशारों पर काम करें, लेकिन वे कब तक करते? आखिरकार उन्हें भी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को किसको बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। बक्सर के बारे में सुनिए, युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। परिणाम क्या हुआ कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसमें जीते कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हो गई? मीर जाफ़र की मृत्यु हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। कौन बन गया अब नवाब? रॉबर्ट क्लाइव ही नवाब बन गए। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। दीवान नियुक्त कौन हो गए? कंपनी के सम्राट, मगर मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इसी तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। पलासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दिवाली मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था?
इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। क्या दिया जाए उनको? जमीन और बहुत सारा पैसा दिया जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वे इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। कितनी थी उम्र? 18 साल की थी। 1767 में जब वे 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। कितनी बार गवर्नर बना? 2 बार। तो यहाँ उसकी दौलत 4 लाख, कितनी? 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। उसका काम था कि जो कंपनी में जो भी भ्रष्टाचार फैले हुए उसको दूर करना है, ख़त्म करना है। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्योंकि सुनिए, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म तो 29 सितंबर 1725 में और मृत्यु 22 नवंबर 1774 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। कौन था ये? प्रथम गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? प्रथम गवर्नर था। कंपनी ने उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। किसका माना जाता है? अंग्रेजी शासन का संस्थापक। पहली बार वे 1757, 1760 और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। कितनी बार? 2 बार गवर्नर बना, 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक। हिंदुस्तान से क्लाइव 1767 में इंग्लैंड वापस चला गया, जहां 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। आगे देखिए, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। किसकी तरह? क्लाइव की तरह। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का नेवाला बन गए। कोई कंपनी के जो भी बने अफसर वो तो जल्दी ही मृत्यु के करीब आ गए, मृत्यु में उनकी तो मृत्यु हो गई। लेकिन इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए। उनके इरादे क्या थे? कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलिशान जीवन जिया। जो अफसर यहाँ से ब्रिटेन लौटे, उन्होंने वहाँ क्या किया? आलिशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे, और उनको वहाँ के लोग क्या कहते थे? नवाब। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैसला शासन। क्लाइव के बारे में देखिए, क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था, पलासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पलासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे एक इशारे पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सब दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरोबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ।
रॉबर्ट क्लाइव क्या बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राजा लोग थे जो मेरे इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे थे। मेरे सारे शहर में मेरी दया थी। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक तरफ मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरोबंद खींच रहे थे। मेरे दोनों हाथों में क्या थे? एक तरफ सोना था और दूसरे में जवाहरात थे। आगे देखिए, कंपनी का फैसला शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अंग्रेज लोगों ने सीधा ही आक्रमण नहीं किया, लड़ाई शुरू नहीं की। उन्होंने सबसे पहले वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सभी साधनों का इस्तेमाल करके उसने लड़ाई को प्रारंभ किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। कंपनी की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। चित्र को देखिए। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ बड़े नवाब शौजतुल्लाह टीली केटल द्वारा बनाए गए चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शौजतुल्लाह के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शनो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। किसने कहा था? जेम्स मिल ने। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। क्या होता है? रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हमें उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है।